डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे क्लास 8 संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत समास का। देखिए, समास के पार्ट 1 में मैंने आपको समास किसे कहते हैं, समास की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा होती है, समास के कुल कितने पार्ट भाग अर्थात कितने अंग होते हैं, सभी का परिचय आपको दे दिया था। तो समास के कुल 6 भेदों को बताया गया था। उन समास के 6 भेदों में से आज की इस क्लास में आप अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का और द्वंद्व समास का। समास के इन 3 भेदों का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत समास के यही 3 भेद दिए गए हैं और हम इन्हीं का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर बात करते हैं तत्पुरुष समास की, तो तत् माने क्या होता है? तत् माने उसका, पुरुष माने आदमी, अर्थात उसका आदमी, जहाँ पर संबंधों की प्रधानता हो, काके की, रारे री, नाने नी, इस प्रकार से। तो आपको यह भी ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब उत्तर पद, पूर्व पद, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो पहले पद होते हैं उन्हें पूर्व पद कहते हैं, और जो सामासिक पदों का विग्रह करने के बाद जो पद आते हैं उन्हें उत्तर पद या बाद वाले पद कहे जाते हैं। तो उत्तर पद की यहाँ प्रधानता होगी, बाद वाले पद की प्रधानता होगी, तो वह आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, राजपुरुषः, जब इसको विच्छेद करेंगे, सामासिक पदों का विग्रह करेंगे, तो राज्ञ धन पुरुषा, इस प्रकार से आप करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे राजा की उतनी प्रधानता नहीं है जितना पुरुष के है, उसके आदमी के। राजपुत्र, अगर ऐसे उदाहरण आपको आगे और भी मिलेगा, तो राजा, बहुत सारे राजा होते हैं, लेकिन पुत्र किसी कोई होता है राजा का। तो यहाँ उत्तर पद की प्रधानता है। हरि त्रातः, हरि तो है, त्रातः त्रस्त जो है वो उसकी प्रधानता है। घट मृत्तिका, घड़े तो बहुत हैं, लेकिन कैसे, कौन सी? वो मिट्टी का। कूप पतितः, कुएं तो बहुत हैं, पतितः, किंतु उसका स्वामी, उसका मालिक कोई एक होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो देखिए, कर्मधारय समास है क्या? जिस समास में कलर्ष प्रधान होता है, जिस समास में रंगों की प्रधानता होती है, या जिस समास को उसके शब्दों को विग्रह करने पर है जो शब्द आता है, ऐसे समास की ट्रिक होती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन ये सब ट्रिक हिंदी में चलती है। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो कर्मधारय समास जहाँ एक पद विशेषण होता है, जहाँ विशेषण विशेष का संबंध होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीले से उत्पन्न हुआ, तो यहाँ विशेषण क्या है? नीले से उत्पन्न होने के लिए यहाँ विशेषण का प्रयोग हो रहा है। घन श्याम, घन माने बादल होता है, श्याम माने सांवला अर्थात काला। बादल कैसा? सांवला बादल या काला बादल। तो घन श्याम, जो बादल श्याम की तरह सांवले रंग का जो बादल है, अर्थात वो घनश्याम है, यहाँ विशेषण है। मुख कमलम, मुख है, कैसा है मुखमंडल? कमल की तरह, कमल के समान है। तो यहाँ विशेषण किसका है? मुख कमलम की वजह से विशेषण हो रहा है, तो इस वजह से यह कर्मधारय समास होगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस समास की भी पहचान कर सकते हैं। और बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में समास के अंतर्गत दिए गए तीसरे और अंतिम समास की। तो आपका जो तीसरा समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व का आशय होता है युद्ध, अर्थात जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, समान वेग, समान चाल, समान ताकत, शक्ति, ऊर्जा, पावर के साथ, तो वहाँ द्वंद्व होता है। यहाँ दो शब्द क्या हैं? द्वंद्व का आशय जहाँ दोनों पद प्रधान होते, अर्थात वह शब्द, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और आपके पाठ्यपुस्तक में इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व दे रहा है। तो इतरेतर द्वंद्व क्या है? इतरेतर द्वंद्व में आपको ध्यान देना है कि वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। अर्थात
जब उसके दोनों पद प्रधान हो जाएं तो वह इतरेतर द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, ये दोनों आपस में दोनों ही पद प्रधान हैं, लेकिन दोनों पद ये सामासिक विग्रह के रूप में है। जब ये जुड़ते हैं तो क्या होता है, राम लक्ष्मणौ। राम लक्ष्मणौ कह देने से राम और लक्ष्मण दोनों का बोध हो जाता है, और सामासिक विग्रह करने से रामश्च लक्ष्मणश्च। तो आप जानते हैं जिस समास के बीच में हिंदी का और हिंदी का योजक चिन्ह या संस्कृत का च लगा होता है वह द्वंद्व समास होता है। लेकिन इतरेतर द्वंद्व में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह हमारा इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे हरीश हरस अर्थात हरि हरो। तो ये जब समास विग्रह एक पद सामासिक पद जब बनेंगे मिलेंगे तो हरीश हरस ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हरि हरो बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और दूसरे पार्ट की अगर इसकी बात करते हैं समाहार द्वंद्व की, तो देखिए समाहार द्वंद्व क्या है। समाहार द्वंद्व दोनों पदों के समूह को समाहार द्वंद्व कहते हैं। अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और उनके समूह को समाहार द्वंद्व कहते हैं। तो इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं, किंतु समाहार द्वंद्व में जिसके समूह की प्रधानता होती है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। यानी उन दोनों पदों में समूह की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, पाणी च पादो अर्थात पाणिपादम। पादो अर्थात पैर, चरण जिसको बोलते हैं, पाणी अर्थात पानी से कहते हैं। दोनों को जब मिलाया जाता है तो पाणिपादम बनता है। तो इस प्रकार से ये समाहार द्वंद्व हो जाता है। जैसे अहिष नकुलश, दोनों समास विग्रह हैं शब्दों के, और दोनों जब सामासिक पद बनाए जाते हैं तो अहिनकुलम हो जाता है। अर्थात अहिनकुलम कह देने से ही उसका बोध हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सामासिक पदों में प्रधानता की बात आएगी, दोनों पद प्रधान होंगे तो इतरेतर द्वंद्व होंगे, और जब सामासिक पदों के दोनों पदों की प्रधानता होने पर उसके समूह की प्रधानता हो जाए, दोनों पदों की प्रधानता न होने के बजाय उसके समूह की प्रधानता हो जाए तो समाहार द्वंद्व से कहते हैं। और एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि समाहार द्वंद्व हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। अर्थात समाहार द्वंद्व की जब कभी बात होगी, जब उसे प्रयोग किया जाएगा तो एक वचन के रूप में नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से समास के अंतर्गत जो आपकी पाठ्य पुस्तक में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास दिया गया है, इस समास को समझ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।